वरना कुछ कुछ बात हाइड कर दिया स्क्रीन से। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, ठीक है। इसमें होगा क्या, एक ही प्रोग्राम में दो कंस्ट्रक्टर लगेगा। अगर एक प्रोग्राम में दो कंस्ट्रक्टर लगेगा तो ऋषि का बताओ ऑब्जेक्ट्स कितना लगेगा। एक ऑब्जेक्ट का दो कॉपी तो बन ही नहीं सकता है कभी। एक ऑब्जेक्ट मतलब एक यूनिक ऑब्जेक्ट है वो, बस एक। मान्या, एक प्रोग्राम में एक कंस्ट्रक्टर के लिए कितना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है? एक ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो न्यू कीवर्ड के वजह से एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, कंप्यूटर के मेमोरी में एक जगह एलोकेट होता है। और जो ये वाला पार्ट लिखते हैं, इस पार्ट के वजह से क्या होता है, वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो अगर दो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं मतलब ऐसा दो चीज़ होना चाहिए। तो मतलब कितना ऑब्जेक्ट चाहिए, दो ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा प्रोग्राम, दो ऑब्जेक्ट लिख के बनाते हैं। एक बार क्या होगा, क्लास का नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। ये पब्लिक पब्लिक यहाँ से हटा दो एक बार के लिए, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम का नाम कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, ब्रैकेट में दे देते हैं इंट n। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस डॉट n इक्वल टू n। लेकिन यहाँ पे n में एक रेड मार्क आ गया, क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि दिस तो इंस्टेंस वेरिएबल के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, तो उसके लिए इंट n भी लिख दो। जैसे ही इंट n लिखे दोनों पर्पल बन गया। मान्या, ये चीज़ समझ में आ गया कि वहाँ पे पहले हाँ रेड क्यों सर। आ रहा था, क्योंकि पहले वहाँ पे इंस्टेंस नहीं था, और दिस कीवर्ड जो है वो सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ यूज़ होता है, राइट। ये अपना काम हो गया पहले वाले कंस्ट्रक्टर का। एक दूसरा कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे हम लोग, और उसमें लिखेंगे इंट n। फिर से इंट n लिखे हम लोग, वापस से क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस डॉट n इक्वल टू n। कुछ एरर बता रहा है, क्या एरर बता रहा है, पढ़ो तो एक बार। अच्छा, दिखा नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मेरे को दिख रहा है, हम पढ़ देता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, ये जो रेड कलर का लाइन है ना, ये तो एरर वाले पे आता है। ये बता रहा है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोड इंट n इज ऑलरेडी डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से डिफाइन किया गया है, यहाँ पे दोबारा डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि वापस सेम चीज़ मैंने लिख दिया। तो अगर हम एक साथ दो कंस्ट्रक्टर यूज़ करना चाहते हैं, देर आर 3 वेज टू डू दैट। वो 3 वेज क्या है, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स को बदल दो। जैसे यहाँ पे अगर एक पैरामीटर है, तो यहाँ पे अगर हम दो पैरामीटर लिख दें, तो ये देखो ये अपने आप रेड कलर का लाइन चला गया। बोलो ये चीज़ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर वहाँ पे ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे दिस डॉट m इक्वल टू m भी लिखना पड़ेगा, और साथ साथ इंस्टेंस में भी एक m लिखना पड़ेगा। वान्या, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड का मतलब होता है सेम प्रोग्राम के अंदर में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स होना। अब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर अगर है तो सेम चीज़ को तो बार बार लिख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बताएगा कि ऑलरेडी एक बार डिफाइन कर चुका है, दोबारा डिफाइन क्यों किया तुमने। उसके लिए क्या किया हमने, पहले वाले को n लिखा, अगले वाले पे 2 लिख दिए। 2 लिखते ही क्या हो गया, पैरामीटर चेंज हो गया। पैरामीटर चेंज हो गया मतलब उस कंस्ट्रक्टर का नेचर चेंज हो गया पिछले वाले से। तो वन वे टू ओवरलोड अ कंस्ट्रक्टर इज बाई हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। पर हो सकता है कि हमको डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, पैरामीटर का टाइप को बदल के देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एक बार डबल m। अब यहाँ पे डबल m किया है हमने, तो यहाँ पे डबल m ले लेंगे। ये n वाले को यहाँ से हटा दो, कोई काम नहीं है। बोलो ये भी ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट हो गया ना। अगर एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है तो उसके पास डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ पैरामीटर ही तो एक चीज़ है, रिडंडेंट टाइप होता नहीं है। और नाम तो तुमको पता है कि क्लास के नाम के जैसा ही होना चाहिए, राइट। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, द पैरामीटर लिस्ट या फिर आर्ग्यूमेंट्स। वान्या, ये दो चीज़ समझ में आया कि इफ़ यू वांट टू हाँ ओवरलोड अ सर। कंस्ट्रक्टर, द फर्स्ट वे इज टू हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, द सेकंड वे इज टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर बट सेम नंबर ऑफ पैरामीटर। समझ में आ गया? अब तीसरा केस सबसे कॉम्प्लिकेटेड, कि तुमको बोल दिया गया है कि तुमको दोनों कंस्ट्रक्टर में एक इंट एक डबल चाहिए ही चाहिए। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट देम?
एक में पहले वाले में भी इंट और डबल दोनों चाहिए, दूसरे वाले पे भी इंट और डबल दोनों चाहिए। एग्जैक्टली तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंट एन डबल एम, यहाँ पे लिखेंगे डबल एम इंट एन। देखो ये भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है कुछ, ऑर्डर को चेंज कर लेंगे तो ये लिख लो, एमसीक्यू में आ सकता है। 3 ways to overload a constructor or 3 ways to overload a function is 3 ways to overload a construction or overload a function is by having different number of parameters। अगर पैरामीटर्स का नंबर अलग है तो डेटा टाइप से फर्क नहीं पड़ता, चाहे सब इंट हो, चाहे सब डबल हो, या फिर मिक्सड हो। समझ में आया वान्या? हाँ सर। Second way, by having same number of parameters but of different types। अगर पैरामीटर्स का नंबर सेम ही चाहिए तो उसका टाइप को चेंज कर दो। थर्ड, if the number of the parameters and the data type of the parameters is same then changing the order of the parameters। अगर दोनों कंस्ट्रक्टर में एक इंट एक डबल चाहिए तो पहले वाले में इंट डबल कर दो, अगले वाले में डबल इंट कर दो। डन। कोई दिक्कत इसमें? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझ में आ गया क्या होता है? अब इसके आगे का पार्ट जो है ना वो तुम लोग खुद से कंप्लीट करके दिखाएगा मेरे को। पहले एन को प्रिंट किया, फिर एम को प्रिंट किया, अगला वाला पार्ट मेन फंक्शन होगा, वो तुम लोग खुद मेरे को करके दिखाओगे क्या होगा। चलो मेन फंक्शन तुम लोग कंप्लीट करके बताओ क्या होगा। इसका मेन फंक्शन क्या होगा तुम लोग करके बताओ। कैसे किया ये? हाँ? हाँ? करो तो लेकर क्या हुआ? टाइम क्यों पकड़ रहा है? सॉरी बोल रहा है? तो? तो? हाँ, टाइम है। टाइम है।
ये काम करो, मैं एक आउटपुट मैं लिखता हूँ, इसको तुम लोग इसका आउटपुट बताना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड obj1 इज इक्वल टू न्यू, एक नंबर भी ले लेते हैं, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। यहाँ पे स्कैनर में रेड क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है मेरे को? क्या? import java डॉट util डॉट स्कैनर नहीं लिखा है, तो import java डॉट util डॉट स्कैनर लिख दिया। एंटर द वैल्यूज ऑफ m एंड n, तो m इंट, ऊपर में n डबल n क्या है, n इंट में है क्या? sc डॉट नेक्स्ट कहाँ गया इंट, और यहाँ पे डबल में m है क्या? लेट्स सी डॉट नेक्स्ट, एक क्लिक में सब आ जाएगा। न्यू कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, पहले वाले में कितना है, 2 ठो है, तो हम भेज देते हैं क्या, n और m। तो पहले में n बाद में m, बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर से कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड obj2 इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। अगले वाले में पहले डबल है तो पहले m फिर n, कोई दिक्कत नहीं है किसी को इसमें भी। अब एक बार obj1 से प्रिंट को बुला देंगे, एक बार obj2 से प्रिंट को बुला देंगे। बताओ इसका आउटपुट कौन देगा? सही सही बिल्ड करके देख लेते हैं, प्रॉब्लम तो होगा नहीं, पता है मेरे को, करेक्ट ही है वो। अब चलो रन करके बताओ क्या होगा। रन करने से पहले तुम लोग बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका आउटपुट, बताओ। तो सुन क्यों रहे थे ध्यान से, अपना पढ़ाई कर, बताओ। मान्या अटेम्प्ट दो, एक आउटपुट क्या होगा बताओ। सर एन और एम का वैल्यूज क्या है? एन और एम का वैल्यूज क्या है? मान लो कि हम एन में 10 देगा और एम में 10.10 देगा, एन में 10 देगा और एम में 10.10 देगा। तो प्रिंट होगा पहले 10, उसका नेक्स्ट टाइम में 10.10। क्या बोले? पहले फर्स्ट टाइम में 10 प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम में 10.10। नो, नो नो, पहले लाइन में 10 फिर नेक्स्ट लाइन पे 10.10। देखो हम प्रिंट को 2 बार बुलाया है, एक बार सुन ले, हम प्रिंट वाले फंक्शन को 2 बार कॉल किया है। एक बार प्रिंट कॉल होने पे कम से कम 2 वैल्यू तो प्रिंट हो रहा है, तो 2 बार कॉल करेगा तो कम से कम 4 वैल्यू तो शाबाश, तो कम से कम 4 वैल्यू तो आएगा ही। गुड, और फिर तो पहला वाला में तुम जो बोला 10 और अगले वाले में 0, 0.0 क्यों? एग्जैक्टली देखो यहाँ पे रन करते हैं तो क्या आया, एंटर द वैल्यूज ऑफ m एंड n, तो m में तो डबल है ना, तो 10.10 और n में और इनपुट में, अरे यार
10.10 देखो पहले वाले में 10 आ रहा है, फिर 0.0 आ रहा है। क्यों? अब पहला वाला मतलब पहला ऑब्जेक्ट का बात चल रहा है। पहला ऑब्जेक्ट में n में तो 10 चला गया, m में 10.1 चला गया। वान्या ये चीज समझ में आया? हाँ सर। अब इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए यहाँ से एक बार के लिए इसको कर दो कमेंट, इसको भी कर दो कमेंट, इसको भी कर दो कमेंट। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज को डाल दो, ठीक है? थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में। जब पहली बार मैंने 10 भेजा और 10.10 भेजा तो ये वाला हो गया 10, ये वाला हो गया 10.10, ठीक है? क्लियर? इसका 10 जो है वो इंस्टेंस वाले 10 में चला गया, बट ये जो 10.10 है, क्या हम इसको इंस्टेंस में डाला है अभी तक? तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए डबल वाला में कोई वैल्यू हम खुद से नहीं डाला तो क्या होगा? डिफॉल्ट वैल्यू 0.01 है। समझ में आया? हाँ सर। जब बताया था लास्ट दिन, जब कंस्ट्रक्टर बना है और तुम अगर कुछ नहीं दे रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा है। समझ में आ गया क्या? अगला वाला के लिए वाइसी वर्सा, हम डबल जो दिया उसको तो हम डाल दिया, पर इस वाले में हम नहीं डाला। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि दिस डॉट एम इक्वल टू एम कर देते हैं। अब बताओ क्या आउटपुट होगा? 0 और फिर, ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा आउटपुट आ गया। वान्या समझ में आ गया? हाँ सर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग खत्म। खत्म, ठीक है? कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्टर भी खत्म। क्वेश्चन लिखो। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, 2 मिनट रुको। ये वाला को करो तो। आउटपुट क्या देख रहा है अभी? बताओ क्या होगा इसका आउटपुट?
ऐसा करो कि इसको और इस वाले को सी क्या है, कुछ तो है, फॉर्मल पैरामीटर होगा। क्या होगा बताओ। पहले लाइन में 100 जो है, दूसरी लाइन में 400 जो है प्लस ABCD। क्या होगा वन्या? So just a minute, I'm doing that. बुक लाया है कोई? ये लाया था ना, काहे क्या दिखाया है? फिर आपका कौन सा बुक है? फ्रैंक्स का, मेरा नहीं है ये बुक। हाँ मेरा ही है। So पहले 100 होगा, उसके बाद जो होगा, उसके बाद 400, इसका जो है ABCD। करेक्ट है। यहाँ पे
100 जॉय, और फिर 400, फिर जॉय ABCD। क्यों हुआ ऐसा देखो। मेन फंक्शन पे गए, एक कंस्ट्रक्टर बनाए, एक ऑब्जेक्ट बनाए C1, और कंस्ट्रक्टर को कॉल करके हमने भेजा 100 और जॉय। तो 100 और जॉय भेजने पे आई में चला गया 100, ID में चला गया 100, और नेम में चला गया जॉय। सेकंड वाले में जब C2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाए तो उसमें पैरामीटर में C1 को ही भेज दिए। मतलब C1 जब जाएगा तो अपने संग वो 100 और जॉय दोनों को लेके जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का तो कॉपी है, सब कुछ लेके चला गया। यहाँ पे हमने किया C.id, तो C का ID में क्या था 100 था, इंटू 4 किए तो 400। C.name, तो C.name में क्या था जॉय, उसमें ABCD जोड़ेंगे तो जॉय ABCD आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम ग्रुप में दिया हुआ है, कर लो। बस फोन नहीं मेरे पास। फ़ोन नहीं है हम लोग को बुक थे। बुक, हाँ ठीक है। तुमने जब रिवर्स को कॉल किया तो वहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, बट तुमने जब रिवर्स को कॉल्ड वाला फंक्शन जहाँ पे तुमने रिवर्स लिखा है वहाँ पे तुमने पैरामीटर्स दे दिया। तो जहाँ पे कॉल कर रहे हैं वहाँ पे पैरामीटर करना हाँ ऑब्वियसली, जहाँ कॉल करेंगे वहाँ पे पैरामीटर देना होगा। सर फोन आ रहा है। ठीक है। सर हाँ बोलो। मेरा नंबर तो कौन से साथ ग्रुप में ऐड कर देना। क्या? मेरा एक नंबर तो कौन से साथ ग्रुप में ऐड कर देना। ओह पर्सनल नंबर मिला है क्या? नहीं रिचार्ज कुछ नहीं है, सिर्फ नाम। क्लास का नाम क्या बोला है? पहले ऐसा है क्या? ठीक है, तो पहला लाइन लिखेंगे import java डॉट util डॉट स्कैन। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या क्या बोला है? नम और रेव नम, ऐसा? हाँ, और इसमें क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर में क्या बोला है? गलती से कैपिटल। ठीक है, पर इस चीज का कोई फायदा है आप बताओ। किसका? लास्ट में आके अपना वैल्यू रिवर्स देते हैं उसका नाम का वैल्यू। अब void accept में नंबर accept करना, to accept a number void accept दो पैरामीटर हो गया खत्म। बोलो ये बता ये क्लास में हाँ, इसके बाद वर्ड एक्सेप्ट है क्या? वर्ड एक्सेप्ट का क्या काम है? ठीक है, नंबर तो नम में है तो डायरेक्टली नम लिखेंगे ना, वहाँ पे तो एन क्यों लिखा था? समझा क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है नम दिया हुआ है तो नम ले लेंगे हम लोग। अलग से n भी दिया हुआ है। कहाँ है? The number n is spelled wrong। इसे तो n लेना पड़ेगा, तो मैं ऐसा नहीं करता। तो मैंने n लेके एक मिनट, नाम के अंदर वो n का वैल्यू। अरे ये एन इससे रिलेटेड नहीं है, ये इन जनरल बोला है कि कोई भी नंबर एन नाम का अगर हो तो वो पैरामीटर तब होता है जब उसका ओरिजिनल नंबर सेम हो। इसका प्रोग्राम का लेंथ वही है, सम ऑफ द मेंबर ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो, तो जो नीचे बिलो दिया है वो डिटेल्स तेरे को फॉलो करने का होता है। ठीक है, बाकी तो ऐसे टाइम पास दिया है थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्ट वाला काम हो गया। अब एक्सेप्ट के बाद क्या काम करना है बोला है यहाँ पे? यहीं से कॉल कर लो void loop in reverse।
रिवर्स करने बोला है। अच्छा, तो यहाँ से रिवर्स करेंगे तो रिवर्स उसके अंदर वैल्यू स्टोर करना होगा हमें। नम लिख देंगे ऐसा, ठीक है। अरे एक वो वेरिएबल लेना पड़ेगा कोई int है रिटर्न टाइप का, तो एक वेरिएबल लिख देंगे बाद में, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे लिखेंगे। गलत किया, यहाँ पे थोड़ी ना रिवर्स को यहाँ पे लिखना है। तो फिर क्वेश्चन में लिखा है वॉइड चेक वाला पार्ट को देखो, लिखा है चेक्स वेदर द नंबर इज पैलिंड्रोम बाय इन्वोकिंग द फंक्शन रिवर्स। इन्वोकिंग द फंक्शन, इन्वोकिंग मतलब वही कॉल, तो हम लोग को जो रिवर्स फंक्शन है वो एक्चुअली वॉइड चेक से कॉल करने का है। वॉइड चेक बाद में पहले वॉइड रिवर्स करेंगे तभी तो चेक करेंगे। पगला, जिस भी ऑर्डर में लिखा हो, किस ऑर्डर में कॉल करते हो वो इंपॉर्टेंट है, बार बार बोला हूं। आप बोला चेक से रिवर्स से कॉल करोगे, जब हाँ। रिवर्स ही नहीं करोगे तो आप चेक कैसे करोगे? वही तो। पगला देखो अभी समझेगा। इफ नम इक्वल टू हाँ फिर रेवेनम अरे वही रिवर्स नम, पहले तो रिवर्स करोगे नंबर को। शांति से 2 मिनट रुक जा बाबा, 2 मिनट रुक जा। समझ नहीं। रिवर्स नम लिख दिया, ये रिवर्स नम करने से बोल सकते हैं कि हमारा नंबर रिवर्स हो चुका है, क्योंकि चेक के अंदर में रिवर्स को कॉल किए, रिवर्स को कॉल किया तो सब दिमाग में सोच लो कि रिवर्स हो चुका है। रिवर्स होने के बाद किस में स्टोर होगा वो? रेव नम वाले वेरिएबल में। इफ नम इक्वल टू रेव नम, तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या? इससे होता है बार लेजी पर नहीं दिखा। ये चेक के अंदर रिवर्स कॉल करना जरूरी है? क्वेश्चन में लिखा है तो वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिवर्स के अंदर में आ जाओ, तो रिवर्स के अंदर में एक ठो इंट वाई नाम का चीज़ बन रहा है क्या? हाँ, और यहाँ पे क्या करना है हम लोग को? रिवर्स कैसे होता है, रिवर्स का लॉजिक? ठीक है, हाँ एक और डाउट है, बोलो। एक तो वाई के नाम में डिजिट नहीं निकाला है। हाँ वाई के अंदर वही तो आई कंटेंट तो कहाँ है? वाई कंटेंट है ठीक है, एक है वॉइड रिवर्स, उसके अंदर मेंशन किया कि हमें वाई का रिवर्स करके वो रेवेनम में सेव करना है। ओके ये कोड ना ग्रुप में भेज देना, मैं घर जाके ठीक से मेन फंक्शन में सबसे पहला काम क्या करना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाना है। पैलिन ओबीजे न्यू इक्वल्स टू न्यू पैलिन, इसके बाद क्या करना है? वॉइड एक्सेप्ट को करना है। ओबीजे डॉट एक्सेप्ट को कॉल करना है। एक्सेप्ट को कॉल करने के बाद वॉइड चेक को कॉल करना है। उसकी वो चेक के अंदर रिवर्स हो चुकी है, कॉल करना है। ओबीजे डॉट चेक को कॉल करना है। एक बार सारा एरर्स देख लेते हैं, कोई एरर है कि नहीं है। रन हो गया, कोई एरर? हाँ मेरे बहुत एरर है। अरे अभी भी कंस्ट्रक्टर डेमो ही कॉल हो रहा है।
एंटर द नंबर 151, यस। अब देखते हैं इसका एक बार एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। वापस एक बार रन करके देख लेते हैं। वो सर मेरा क्या गलती है? एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा। 456 नो। अब प्रोग्राम समझते हैं। मेन फंक्शन से चालू होता है, चालू किए, ऑब्जेक्ट बनाए, एक्सेप्ट के पास गए। जैसे एक्सेप्ट को कॉल किया हमने यहाँ पे, चुपचाप एक्सेप्ट के पास चले जाओ। एक्सेप्ट के पास जाते ही नंबर नम के अंदर में 151 चला गया, मतलब ये कितना हो गया अभी, एक्सेप्ट का काम हो गया। वापस आ जाओ, चेक के पास गया, चेक में जाओ, चेक में जाओ, चेक में जाओ, चेक में गया तो हमने लिखा रेव नम इज इक्वल टू रिवर्स नम। तो जैसे ही ये वाला पार्ट लिखा हमने तो क्या कॉल हो गया, बट रिवर्स कॉल हो गया। रिवर्स के पास गए, रिवर्स के पास जा करके रिवर्स वाला लॉजिक को लिखे और रिटर्न कर दिए रेवनम को, मतलब जिसमें हमने स्टोर किया था उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो ये वाला रेवनम जो है वो इस वाले रेवनम के अंदर चला गया, मतलब रेवनम में आ गया 151 का उल्टा विच इज 151। तो ये वाला 151, ये रिवर्स वाला 151 बराबर था, हाँ था, यस एल्स नो। बोलो समझ में आया वान्या? हाँ सर। हाँ, कंट्रोल कॉपी ग्रुप में देख लो, भेज दिया हूँ कोड। जिसको प्रॉब्लम हो दोबारा एक बार ये सेम कोड ट्राई कर लेना घर पे। हाँ वही तो किया है, भेज दिया। एक फोन देना ग्रुप देखने के लिए। समझ में आ गया?